मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप किसी भी टॉपर का या फिर मेरा टाइम टेबल फॉलो करो। मैं हमेशा ये कहूंगा डोंट फॉलो एनी टाइम टेबल, मेक योर ओन टाइम टेबल। मैं एमबीबीएस भी कर रहा हूँ, रोज लेक्चर भी लेता हूँ, हॉस्पिटल की पोस्टिंग में भी जाता हूँ, साथ में तुमको फिजिक्स पढ़ाता हूँ इस चैनल पर अच्छे से, साथ में ये स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करता हूँ, मेरा खुद का ऐप है उसको संभालता हूँ, मेरे ऐप के अंदर मेरे खुद के मेंटरशिप के बच्चे हैं, उन सब चीज़ों को संभालता हूँ। और एक दिन में इतने सब काम अगर मैं करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत पावरफुल। और कहीं सारे हमने ऐसे बच्चे देखे हैं दोस्त जिनके शुरुआत में 200 300 400 नंबर आते हैं, बट लास्ट के टाइम पर उन्हें एक स्टिम्युलस मिल जाता है, उन्हें ऐसा लग जाता है कि मुझे अब करके रहना है, मुझे अपना सिलेक्शन पक्का करना है। उनकी जो भूख होती है उस सिलेक्शन के लिए वो बढ़ जाती है, जिस कारण से वो आखिरी के 3-4 महीनों में 16-16 घंटे लगातार मेहनत करते हैं। और वो जो 300-400 नंबर ला रहे थे दोस्त, वहां से वो सीधा एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट तक पहुंच जाते हैं मित्र। तो मैं आपको यही कहूंगा, आप किसी भी पोजीशन पर हो, आपको यहां से 12-16 घंटे मेहनत करनी होगी। 300-400 नंबर पूरे साल भर आए, बट वहां से उनका नीट में सिलेक्शन हुआ। बट ऐसे बच्चे जो होते हैं वो केवल 1% होते हैं, बाकी 99% जिनके 300 नंबर आते हैं वो क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ये बन जाती है कि मैं तो बना ही 300 के लिए हूं, मेरे कभी 300 से ज्यादा मार्क्स आ ही नहीं सकते। यानी कि टोटल 4 कैटेगरी के स्टूडेंट है। पहली कैटेगरी जिनका सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ, दूसरे जिनका सिलेबस खत्म है और 640 से ज्यादा नंबर है, तीसरे जिनका सिलेबस खत्म है बट 450 से 640 के बीच में नंबर है। Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu, currently third year MBBS student at Government Medical College and 2023 में दोस्त मैंने नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को क्रैक किया है। और अब से लगभग नीट 2026 के एग्जाम में 100 दिनों का समय बचा है और ये 100 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज में से आते हैं, बहुत ही क्रुशियल डेज में से आते हैं दोस्त, क्योंकि ये 100 दिन डिसाइड करेंगे आगे कि क्या आपका नीट 2026 में सिलेक्शन होगा या नहीं, क्या आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट तक पहुंच पाएंगे या नहीं, क्या आप अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएंगे या नहीं। तो इन 100 दिनों में हम किस तरीके से हमारे टाइम को मैनेज करें, किस तरीके से मैंने मैनेज किया जिससे मैं नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को क्रैक कर पाया। और करंटली आई एम ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एमबीबीएस इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो हर चीज आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में आपके सामने बताऊंगा कि कैसे आप अगले 100 दिनों में अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप अगले 100 दिनों में अपने टाइम को उस तरीके से डिवाइड करें कि बराबर तरीके से आप रिवीजन भी करें, आप मॉक टेस्ट भी दें, आप प्रैक्टिस भी करें, अपने वीक टॉपिक को भी मैनेज करें और सब चीजों को एक साथ बहुत ही अच्छे वे में पूरा कर आप नीट 2026 के एग्जाम को क्रैक करें। हर चीज डिटेल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्त। और मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है लास्ट 100 डेज में, और नीट और जेई कैसे मैंने अपने टाइम टेबल को बनाकर क्रैक किया था, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मैंने किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज किया था दोस्त, हर एक चीज डिटेल में आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनती है, बहुत डेडिकेशन के साथ में ये वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। और दोस्त मैं 100% इस बात की गारंटी और श्योरिटी के साथ कहता हूं कि मैं कभी भी कोई भी वीडियो आपके लिए लेके आता हूं तो मैं हमेशा 1-2 दिन बैठकर पहले ये याद करता हूं कि इसी समय ठीक 2023 में जब मेरी ये कंडीशन थी तो मेरी क्या हालत थी और मैंने कैसे उन चीज़ों को फाइट किया, मैंने कैसे उन चीज़ों का सामना किया और कैसे मैंने उन चीज़ों का सामना कर नीट को क्रैक किया। तो उसी सिचुएशन में मैं खुद को बैठाता हूँ, फिर ये सब चीज़ें प्रिपेयर करता हूँ और आपके सामने लेकर आता हूँ दोस्तों। ट्रस्ट मी, अगर ये चीज़ आप अगले 100 दिनों तक फॉलो करते हैं, आपको उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के गेट तक जाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्त। और सबसे पहले मैं कोई बनावट, कोई बकवास, कोई फेक मोटिवेशन या फिर कोई झूठी चीज आपके सामने नहीं बोलूंगा दोस्त। मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप किसी भी टॉपर का या फिर मेरा टाइम टेबल फॉलो करो। मैं हमेशा ये कहूंगा डोंट फॉलो एनी टाइम टेबल, मेक योर ओन टाइम टेबल। मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा, मैं आपको टाइम टेबल इस वीडियो में मेरा बता के जा रहा हूं जिससे मैंने नीट और जेई क्रैक की, आप मेरा टाइम टेबल फॉलो कर लो। मैं कभी ये नहीं कहूंगा ऑल इंडिया रैंक 1 का टाइम टेबल फॉलो कर लो। और मैं तुम्हें इतनी गारंटी देता हूं कि अगर तुम किसी दूसरे का टाइम टेबल फॉलो करते हो, सबसे पहली बात तो तुम कर ही नहीं पाओगे दोस्त। तुम किसी और का टाइम टेबल कैसे फॉलो कर लोगे? थोड़ा सा प्रैक्टिकली साइंटिफिकली सोच के देखो। मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, तुम मान लो 10 बजे उठते हो, तुम रात को 4 बजे तक पढ़ते हो या फिर मैं रात को 10 बजे सो जाता हूं। तो हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, सबका टाइम टेबल अलग होगा, कोई भी साइंटिफिक तौर से सेम नहीं है दोस्त। सबके पढ़ने का तरीका अलग है। अगर मैं कोई चैप्टर 1 घंटे में रिवाइज करता हूं, तुम 2 घंटों में करते होंगे। सबका अपना अलग तरीका है। तुम किसी का भी टाइम टेबल एज इट इज कभी फॉलो नहीं कर सकते, और अगर करोगे भी तो मैं 100% श्योर हूं तुम कभी भी लंबे समय तक कंसिस्टेंस नहीं रह पाओगे। और कंसिस्टेंटी एंड डिसिप्लिन जो है वही की है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का या फिर सक्सेसफुल होने का। तो मैं यही कहूंगा
इन अगले 100 दिनों का टाइम टेबल कैसे बनाना है मैं तुमको ये सिखा के जाऊंगा। मेरा काम ये नहीं कि मैं मेरा टाइम टेबल तुम्हारे सामने बढ़िया पीपीटी बना के ले आऊंगा और चला जाऊंगा। मैं तुमको सिखा के जाऊंगा मित्र। ये देखिए कि टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है। कोई एक टॉपर जो रहता है वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करता है, दिन में कितने घंटे पढ़ना होता है, कितने घंटे फिजिक्स को देने होते हैं, कितने केमिस्ट्री को, कितने बायोलॉजी को, कितने घंटे टेस्ट देना होता है, कितने घंटे रिवीजन करना होता है। मैं कभी भी तुम्हें मेरा टाइम टेबल बनाकर दे दूंगा और ये नहीं बोलूंगा कि तुम इसको एज इट इज फॉलो कर लो। नहीं मित्र, वो तुम नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं अच्छे से वो काम तुम नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें सिखा के जाऊंगा कि टाइम टेबल बनाते कैसे हैं, कैसे मैं अपने टाइम को मैनेज करता था, कैसे एक टॉपर अपने टाइम को मैनेज करता है, हर चीज मैं बताऊंगा। और मित्र मैं आपको यह कह दूं कि अगर टाइम मैनेज करना जीवन में सीखना हो तो मुझसे सीखिएगा दोस्त। मैं अपने जीवन में बहुत सारे चीजें हैं जिनको एक साथ मैनेज करके चलता हूं और ये सब चीजें तभी हो पाती है जब आप सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हो। आप किसी भी क्रिएटर को देखोगे जो एमबीबीएस कर रहा है तो साथ में एमबीबीएस के साथ में इस क्रिएटर को चलाना, मैं बताता हूं मेरी कंडीशन, मैं एमबीबीएस भी कर रहा हूं, रोज लेक्चर भी लेता हूं, हॉस्पिटल की पोस्टिंग में भी जाता हूं, साथ में तुमको फिजिक्स पढ़ाता हूं इस चैनल पर अच्छे से, साथ में ये स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाता हूं, इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करता हूं, मेरा खुद का ऐप है उसको संभालता हूं, मेरे ऐप के अंदर मेरे खुद के मेंटरशिप के बच्चे हैं, उन सब चीज़ों को संभालता हूं। और एक दिन में इतने सब काम अगर मैं करता हूं तो कहीं ना कहीं मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत पावरफुल, बहुत तगड़ा होगा। और अगर 11-12 महीने में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेके खड़ा हूं, इतने जोश से आपके सामने बोल रहा हूं, तो कुछ ना कुछ तो छोटी मोटी सक्सेस तो मैंने भी अचीव की है। और वो अचीव कभी भी सक्सेस उसी के तरीके से होती है और इसका मेन की पॉइंट होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि वास्तव में टाइम मैनेज किया कैसे जाता है, मैंने आखिरी के 100 दिनों में कैसे टाइम मैनेज किया था, एंड सीखेंगे हाउ टू मेक अ टाइम टेबल मित्र। तो मैं आपको कहूंगा डिवाइड योर टाइम इन स्लॉट्स। मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगा मित्र कि सुबह 8 से 9 आप ये कर लो, 10 से 12 ये कर लो, इतने बजे फिजिक्स पढ़ लो, इतने बजे केमिस्ट्री पढ़ लो, इतने बजे बायो पढ़ लो। ये तरीके मूर्खों के हैं। अगर आप मूर्खों की गिनती में नहीं आते, अगर आप स्मार्ट तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर नीट के एग्जाम में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं दोस्त, तो कभी भी अपने टाइम को इन मूर्खों वाले तरीके से मैनेज मत करिएगा। कभी भी अपना टाइम टेबल इतने से इतने बजे ये करूंगा, इतने से इतने बजे ये करूंगा मत बनाइएगा। क्योंकि आप टाइम टेबल बनाएंगे पहले दिन कि सुबह 4 बजे उठ के मैं ये करूंगा, 2 दिन उठेंगे जोश जोश में, तीसरे दिन नहीं उठ पाएंगे, टाइम टेबल का चकनाचूर, फिर डिमोटिवेशन, फिर डिप्रेशन, और फिर वही कि यार इस साल भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इससे ऊपर उठो, एक स्मार्ट तरीके से टाइम को मैनेज करना सीखो, अपने टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड करना सीखो दोस्त। स्लॉट्स में कैसे डिवाइड करते हैं मैं तुमको बताऊंगा, बट एक वादा मुझसे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए मित्र। सबसे पहले मैं सिखाऊं उससे पहले कि आज से अगले 100 दिन सर मैं 12 से 14 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं 12 से 16 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हूं। अगर आप इन बचे हुए 100 दिनों में नीट में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो एक वादा मुझसे कमेंट बॉक्स में करिए कि मैं आज से अगले 100 दिन भैया 12 से 16 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हूं। और नहीं हो तैयार तो नहीं होगा सिलेक्शन दोस्त। ये वीडियो छोड़ के चले जाओ, ये चैनल छोड़ के चला जाओ। आप नीट आपके लिए नहीं बना। अब यहां से किसी भी पोजीशन पे हो, मैं कह रहा हूं यहां अभी आपके 200 नंबर आ रहे हो, आपके 300 नंबर आ रहे हो, आपके 400 नंबर आ रहे हो, या फिर आपके 700 नंबर भी आ रहे हो मित्र, बट अगर आप यहां से 12 से 16 घंटे नहीं पढ़ सकते, आपका नीट 2026 में सिलेक्शन नहीं होगा। सर मेरे तो अभी 700 नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन कैसा नहीं होगा? मूर्ख, तेरे अभी 700 नंबर आ रहे हैं, अगले 100 दिनों में अभी जिसके 300 नंबर आ रहे हैं वो 16-16 घंटे पढ़कर तेरे से आगे निकल जाएगा। नीट इज अ गेम ऑफ कंपटीशन। नीट में एक घोड़ों की रेस है या गधों की रेस है, तो आप कुछ भी मान लो, मुझे नहीं पता किसकी रेस है। आप मान लो नीट एस्पायरेंटों की रेस है और 1% जो टॉप 1% रहेंगे वो इस रेस में जीतेंगे। आज आपके 700 नंबर आ रहे हैं मित्र, मैं मानता हूं यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बट अगले 100 दिनों में अगर कोई बच्चा आपसे 2 गुना 3 गुना मेहनत कर 12-12, 16-16 घंटे पढ़कर, क्या वो यहाँ 300 से 700 तक नहीं पहुंच सकता? बहुत आसानी से पहुंच सकता है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हमने देखे हैं। कई बार बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं पूरे साल भर और उसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो लास्ट का जो टाइम होता है वो वेस्ट करने लग जाते हैं, जिस कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और कई सारे हमने ऐसे बच्चे देखे हैं दोस्त जिनके शुरुआत में 200, 300, 400 नंबर आते हैं, बट लास्ट के टाइम पर उन्हें एक स्टिम्युलस मिल जाता है, उन्हें ऐसा लग जाता है कि मुझे अब करके रहना है, मुझे अपना सिलेक्शन पक्का करना है। उनकी जो भूख होती है उस सिलेक्शन के लिए वो बढ़ जाती है, जिस कारण से वो इस आखिरी के 3-4 महीनों में 16-16 घंटे लगातार मेहनत करते हैं। और वो जो 300-400 नंबर ला रहे थे दोस्त, वहां से वो सीधा एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट तक पहुंच जाते हैं मित्र। तो मैं आपको यही कहूंगा, आप किसी भी पोजीशन पर हो, आपको यहां से 12-16 घंटे मेहनत करनी होगी। अगर आपके अभी 600-650 नंबर आ रहे हैं, अगर आप इतना मेहनत करते हैं तो नीट के एग्जाम में जरूर आप 1000 के अंदर, टॉप 100 के अंदर रैंक लेकर आ सकते हैं। अगर आपके अभी 300 के आसपास नंबर आ रहे हैं दोस्त, तो यहां से दम लगा लीजिए अपना पूरा। देखिए, दम लगा लीजिए पूरा अपना, और हो सकता है
कि नीट के एग्जाम में आपके 600 नंबर आ जाए। दोस्त देखो यहां से आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपके 300 नंबर आ रहे हैं मित्र तो यहां से आपके पास दो ऑप्शन है। पहला कि आप गिव अप कर दो कि मेरे तो पूरे साल भर 300 ही नंबर आए हैं और नीट के एग्जाम में भी 300 ही आएंगे, आप गिव अप कर दो तो सीधी सी बात है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बट दूसरा है कि आप कोशिश करो, एक बार आप एटलीस्ट एक कोशिश करो दोस्त, अगर भले आपके अभी 300 नंबर आ रहे हैं बट आप एक कोशिश करो तो क्या पता वो किस्मत के सितारे चमक जाए, आपकी मेहनत रंग लाए, आपकी कोशिश रंग लाए। जो आपने 12-16 घंटे इन 100 दिनों तक मेहनत की है वो मेहनत आपकी रंग लाए और क्या पता नीट में 600 नंबर आ जाए। संभावनाएं तो हैं, यहां हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यहां तो केवल नहीं होगा। मतलब गिव अप करना सबसे बेकार डिसीजन है आपका। अगर पूरे साल भर 300 नंबर आए तो ये सोच कर कि मेरे नंबर नहीं बढ़ सकते हैं, गिव अप करना एक बहुत ही बेकार डिसीजन। मैं अभी कुछ समय पहले कोटा में एनवी सर से मिल के आया तो उनसे मैंने पूछा, हमारी ऐसे ही बातचीत हो रही थी, मैंने सर से पूछा सर कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद सर अब हमसे नहीं होगा, हमारे पूरे साल भर बहुत कम मार्क्स आए, अभी भी कम मार्क्स आ रहे, कैसे होगा सिलेक्शन। तो सर ये कहते हैं कि हमने ऐसे कई सारे बच्चे देखे हैं सुधांशु जिनके 300-400 नंबर पूरे साल भर आए बट वहां से उनका नीट में सिलेक्शन हुआ। बट ऐसे बच्चे जो होते हैं वो केवल 1% होते हैं, बाकी 99% जिनके 300 नंबर आते हैं वो क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटलिटी ये बन जाती है कि मैं तो बना ही 300 के लिए हूं, मेरे कभी 300 से ज्यादा मार्क्स आ ही नहीं सकते, ये उनकी मेंटलिटी बन जाती है। इस कारण वो 300 वाले हमेशा 300-400 पर रह जाते हैं 99% बच्चे, बट 1% बच्चे अपना सिलेक्शन लेके जाते हैं क्योंकि वो ये सोच लेते हैं यार जो होना होगा रिजल्ट होगा, मैं अपना 100% दूंगा। और जब वो मेहनत 100% करते हैं तो भगवान भी देखता है दोस्त। और जब आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं किसी चीज के लिए, और ये एक मूवी का डायलॉग भी है कि अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने के लिए लग जाती है। तो चाहना शुरू कर दो इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट को नीट 2026 में, क्या पता तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। अभी जो भी स्कोर आ रहा है मित्र, कोई भी स्कोर आ रहा है सब भूल जाइए, आइए सीखते हैं कि टाइम को मैनेज करना कैसे है मित्र। बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। पहला, अपने पूरे डे को 4 स्लॉट्स में डिवाइड करो और एवरी स्लॉट 3 to 4 ओवर का होना चाहिए। मतलब 4 स्लॉट अगर मिनिमम 3 घंटे का भी रखते हो तो 12 घंटे स्टडी अवर हो गए, और 4 घंटे रखते हो 16 घंटे। कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है बट एक रेंज लेके चलते हैं, 3 से 4 घंटे रखना है। आप अपने स्लॉट को 4 स्लॉट में, अपने पूरे दिन को 4 स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। अब चारों स्लॉट में मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि सब बच्चे एक जैसा काम करो, डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं। मैंने टोटल 4 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड किया है। पहला, जिनका सिलेबस पेंडिंग है, जिनका सिलेबस अब तक खत्म नहीं हुआ। मैं जानता हूं 90% बच्चे तुम में से अभी इस कंडीशन में है जिनका सिलेबस पेंडिंग है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्त। दूसरे आते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, और इसके अंदर भी 3 डिवीजन मैंने किए, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया और अभी वो टेस्ट में 640 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। दूसरे जिनके 450 से 650 के बीच में हैं, और तीसरे जिनके 450 से कम नंबर है। यानी कि टोटल 4 कैटेगरी के स्टूडेंट है। पहली कैटेगरी जिनका सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ, दूसरे जिनका सिलेबस खत्म है और 640 से ज्यादा नंबर है, तीसरे जिनका सिलेबस खत्म है बट 450 से 640 के बीच में नंबर है, और चौथे जिनका सिलेबस खत्म है बट उनके 450 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं। ये 3 टाइप के बच्चे अपने पास हैं। अभी मैं जानता हूं 90% में से ज्यादा बच्चे तुम इस कंडीशन पे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तुम्हें कैसे डील करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे हर स्लॉट में क्या क्या चीजें करनी है मैं बताऊंगा। बट एक समय वो आएगा जब तुम यहां से निकलकर इन 3 में से किसी न किसी स्लॉट में जाओगे, तब तुम तुम्हारा टाइम टेबल चेंज कर देना। और अभी मैं चारों व्यक्तियों के लिए बताऊंगा कि कैसे आपको स्लॉट वाइज अपने टाइम को डिवाइड करना है। टाइप नंबर 1, वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस अब तक हुआ ही नहीं है, ठीक है। अभी आप इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, इस स्लॉट स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। जब आपका टाइम टेबल, आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो आपके टेस्ट में किस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग उस टाइप को फॉलो कीजिएगा। वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, कहीं खो नहीं जाए। पहला, अगर आपका सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्त, तो आपको डे का पहला और दूसरा जो स्लॉट है उसमें केवल अपने टाइम को सिलेबस कंप्लीट करने में देना है। यानी कि 6 से 8 घंटे आपको रोज सिलेबस कंप्लीट करने के लिए देने हैं। कैसे करना है तुम जानो, कितने चैप्टर डिपेंड कर बाकी है उस पर डिपेंड करता है कैसे पूरा करना है। बहुत ज्यादा सिलेबस बचा है दोस्त तो आप वन शॉट का सहारा लीजिए, वरना अगर बैच के साथ साथ चल रहे हो तो जैसे वो पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते जाइए। बाकी मैं आपको कह दूं, अगर आपको 1-on-1 गाइडेंस चाहिए कि भैया मेरे इतने चैप्टर बचे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कितने दिन में कैसे होंगे, क्या होगा, हमारा योद्धा बैच ज्वाइन कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, सुधांशु MBBS योद्धा बैच में आपको 1-on-1 मेंटरशिप, कोई MBBS स्टूडेंट आपको गाइड करेगा दोस्त कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। एक MBBS स्टूडेंट आपको 199 यानी कि 2000 रुपए में 1-on-1 गाइडेंस देगा नीट के एग्जाम की सुबह तक।
साथ में इसमें आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्लैश कार्ड मिलेंगे, माइंड मैप मिलेंगे, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, बायोलॉजी टेबलेट नाम की एक यूनिक चीज मिलेगी। वो हर चीज जो आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचा है वो योद्धा बैच के अंदर मिलेगी। ज्वाइन करना, उसकी डिटेल वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बाकी आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड स्लॉट में क्या करना है। थर्ड स्लॉट में हमें कंप्लीट एनसीईआरटी पे फोकस करना है और रिवीजन पे फोकस करना है, यानी कि मैं बोल दूं थ्योरी पे फोकस करना है। और स्लॉट नंबर 4 में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है, यानी कि चारों स्लॉट का अपना उद्देश्य यही है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करो सर। और हर संडे को, मतलब वीक में केवल एक बार आपको मॉक टेस्ट देना है। इस तरीके से आपको खत्म करना है अपना सिलेबस, अगर आप फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट है। देन बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। ये वो स्टूडेंट है जिनका सिलेबस भी खत्म हो गया है और मार्क्स 640 प्लस आ रहे हैं। मैं अपने आप को इसके अंदर काउंट करता था और मैं चारों स्लॉटों वाले स्टूडेंट के टाइप बताने के बाद एंड में आपको मेरा खुद का टाइम टेबल भी बताऊंगा, ठीक है। तो स्लॉट नंबर 1 की बात करें तो स्लॉट नंबर 1 में इन्हें मेनली रिवीजन करना है, ठीक है। और रिवीजन कैसे करना है तो मेनली अपने शॉर्ट नोट से करना है। देखो, गधा मजदूरी मत करना। अगर तुम्हारे हर टेस्ट में 640 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारा जो सिलेबस है वो तुम्हें अच्छे से आता है, तुम्हारी जो थ्योरी है वो तुम्हें अच्छे से आती है और सारे कंसेप्ट लगभग, मैं पूरे नहीं कह रहा हूं, लगभग सारे कंसेप्ट तुम्हें अच्छे से ध्यान है। तो बार बार कॉपी के पेज पलट के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा दोस्त। केवल शॉर्ट नोट्स के थ्रू कंसेप्ट को केवल एक बार घुमाते रहिएगा ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये चीजें हैं। तो स्लॉट नंबर 1 में आपको डेली फर्स्ट सुबह उठते ही रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स के थ्रू। फिर स्लॉट नंबर 2 और 3 में आपको टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है। सर 3 से 4 घंटे के स्लॉट में कैसे कर लेंगे? देख भाई, ये तेरे को 4-4 घंटे के 2 स्लॉट रखने पड़ेंगे। 3 घंटे में तू टेस्ट दे देना और 1 घंटे में एनालिसिस कर लेना, क्योंकि अगर 640 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो मुश्किल से तुम्हारे 8 से 12 क्वेश्चन गलत होंगे हर टेस्ट में। तो 1 घंटा काफी है उसके एनालिसिस के लिए, ठीक है। उसके बाद स्लॉट नंबर 4 में तुम्हें जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स है, वीक टॉपिक्स मतलब जब भी तुम एनालिसिस करोगे तुम्हें पता पड़ेगा कि यार एक टॉपिक ऐसा है, जैसे मान लो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिससे मेरा हर बार क्वेश्चन गलत होता है। तो हर दिन एक वीक टॉपिक को अपना डे बना दो, और अगर तुम्हारा 100 वीक टॉपिक भी है तो 100 दिन है तुम्हारे पास इन 100 वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने में। तो 100 दिनों में इन 100 वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जब तुम्हारे सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो ये 640, 680, 700 तक भी बदल सकता है। तो माफी चाहेंगे दोस्त, कुछ 700 तक भी बदल सकते हैं। और जब इतने मार्क्स आने लगेंगे नीट में आपकी बहुत बेहतरीन रैंक आना तय है। टाइप नंबर 3 की बात करते हैं वो स्टूडेंट जिनके 450 से 640 के बीच में नंबर आ रहे हैं, यानी कि वो स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस भी खत्म है सर और ठीक ठाक चीजें, मैं कहूंगा ठीक ठाक चीजें इनको आती है, बट अभी इतनी कमांडिंग नहीं है इनके ऊपर। इनके पास इतनी कमांडिंग नहीं है कि इनको हर चीज याद है, यानी कि इनका कहीं ना कहीं रिवीजन कम है। क्या कम है? कहीं ना कहीं रिवीजन कम है, यानी कि हमको किस पे फोकस करना होगा? रिवीजन पे। तो आप अपना स्लॉट नंबर 1 और 2 है उसको रिवीजन में दीजिए। यहां आपको रिवीजन शॉर्ट नोट से नहीं, यहां आपको रिवीजन फुल नोट से करना है, ठीक है। क्योंकि आपके कंसेप्ट अभी कमजोर हैं, तो फुल नोट से आप रिवीजन कीजिए। कुछ कमजोर है तो 1 शॉट देख के रिवीजन कीजिए, बट ये 2 स्लॉट आप रिवीजन के लिए दीजिए। स्लॉट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए दीजिए। प्रैक्टिस में आप PYQ से कर सकते हैं प्रैक्टिस। PYQ बेस्ट सोर्स है। कोई भी आप चैप्टर उठाइए तीनों सब्जेक्ट के, यहाँ जैसे कि 6 से 8 घंटे हैं आगे वाले दोनों स्लॉट में, तो 2-3 चैप्टर सभी के रिवाइज कीजिए और यहाँ पर उनके 1-1 घंटे में PYQ प्रैक्टिस कर लीजिए। और चौथा जो स्लॉट है उसमें आपको टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है, मतलब डेली आपको भी एक टेस्ट तो देना ही देना है। 640 से ज्यादा वालों को डेली 2 टेस्ट देने हैं, और 640 से कम बट 450 से ज्यादा वालों को डेली 1 टेस्ट देना है। बट साथ में उनका मेन फोकस रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी होना चाहिए। तीसरे टाइप की बात करें, चौथे टाइप की, तो वो बच्चे जिनके मार्क्स 450 से कम आ रहे हैं। दोस्त आपके अगर 300, 350, 250 नंबर आ रहे हैं, 450 से कम मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि अभी तक तुम उस काबिल हुए ही नहीं हो कि तुम टेस्ट दे पाओ। अभी तुम्हें टेस्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, तुम्हें तुम्हारे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करना है, रिवीजन पे फोकस करना है। तो आगे के तीनों स्लॉट आप रिवीजन को और प्रैक्टिस को दीजिए। इसके अंदर आप मैक्सिमम रिवीजन करें। जो वीक टॉपिक्स है उनका आप 1 शॉट भी देख सकते हैं, और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने पर इन तीनों स्लॉटों के ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। और चौथा स्लॉट है वहां अल्टरनेट डेज की स्ट्रेटेजी को यूज कीजिए। एक दिन आप टेस्ट दीजिए, अगले दिन जो जो गलतियां हुई उनके ऊपर काम कीजिए। इस तरीके से आप रोज का काम चला सकते हैं चौथे स्लॉट के अंदर। बट ये 3 स्लॉट तो आपको डेडिकेटली रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे ही देने हैं, ठीक है। और कंसेप्ट या कुछ सिलेबस छोटा छूट रहा है तो उसको पूरा करने पर देने हैं। इस तरीके से आपके चारों टाइप के बच्चों के लिए मैंने बता दिया। अब मैं बताऊंगा मेरा टाइम टेबल। मैं फिर कह रहा हूं, डोंट फॉलो एज इट इज, मतलब इसको एज इट इज फॉलो मत कीजिएगा। बट मैं बता दूं मैं किस टाइप से टाइम टेबल, तो मैं टाइप नंबर 2 में आता था, उससे भी थोड़ा सा ऊपर आता था ऐसा मान लीजिए, क्योंकि मेरा एवरेज स्कोर
680 से 720 के बीच में रहता था। ठीक है, आराम से इतने नंबर आते थे मेरे। 680 तो बहुत मिनिमम स्कोर था। सर कैसे आते थे? मेहनत करने से मित्र। हमने वो दिन देखे हैं दोस्त जब मैं दिन रात सब कुछ भूल कर एक लाइब्रेरी में पढ़ा रहता था, मेहनत करता था, खाना भी नहीं खाता था, मैं खाना तक भूल चुका था। लोग कहते थे जब छोटे थे तब कि कभी बोलते थे कि होमवर्क की कॉपी नहीं लाई टीचर को, टीचर बोलते थे कि कभी खाना भूलते हो। हाँ दोस्त, मैं भूला हूँ। जब मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन की, जब वो शिद्दत थी एक नीट में सिलेक्शन की, एक बुक थी नीट में सिलेक्शन की, तब मैं खाना भी भूला हूँ। सब कुछ भूल कर मेहनत की है दोस्त, और आज भी करता हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे खून में मेहनत है, ये मान लीजिए आप। मैं मेहनत करने से कभी नहीं डरता, और वही मेहनत करने का नतीजा है आज ये सब कुछ। तो मैं यही कहूँगा कि मैं 680 नंबर मिनिमम कैसे लाता था? मेहनत करता था दोस्त, बहुत मेहनत करता था। आज तुम फिजिक्स की जिन किताबों को देख के डरते हो, ऐसी किताबें मैं 3-3, 4-4 बार सॉल्व कर चुका था। सर तो फिर आपके 630 नंबर ही क्यों हैं? कुछ लक का भी इशू रहता है। कई बार ऐसा होता है कि लक आपका खराब होता है, या फिर भगवान कुछ और चाहता है, आप कुछ और चाहते हैं, एंड ऐसा होता है कि आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है दोस्त। मेरे साथ वही हुआ था। मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा मेहनत की थी। मैंने 150-200 मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे। मैंने फिजिक्स की यूनिवर्सल जैसी किताबों को 3-3, 4-4 बार सॉल्व किया था। मैंने केमिस्ट्री में वीके जायसवाल जैसी किताबों को सॉल्व किया था नीट के लिए। डीसी पांडे को सॉल्व किया था। मैंने बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें सॉल्व की थी। एलन के मॉड्यूल सॉल्व किए थे, आकाश के मॉड्यूल सॉल्व किए थे। मेरी कोचिंग जो एसेंट है वहां के मॉड्यूल सॉल्व किए थे। मैंने 10-10 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। दिन में 16-17 घंटे पढ़ता था। आखिरी के 2-3 महीने मुझे आज भी याद है, मैं बाहर सूरज है या चांद ये नहीं देखता था। एक कमरे में बंद होकर आइसोलेट होकर बहुत मेहनत करता था। आज भी जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई सुधांशु वो अलग ही जोश था। ठीक है, तो वो बहुत मेहनत की थी मैंने, और उसी मेहनत का नतीजा था कि हर टेस्ट में मेरे 680 से 720 के बीच में ही नंबर आते थे। बट एग्जाम हॉल में जाते ये हुआ कि सब क्वेश्चन मुझे देखे देखे से लगे नीट के पेपर के, तो मैं अटेम्प्ट करता गया फटाफट फटाफट फटाफट, और बहुत स्पीड से। यानी कि मान लो 20 मिनट में मैंने फिजिक्स खत्म कर दी थी, और टोटल मैंने पूरा मिलाकर पेपर 1 घंटे 20 मिनट में मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों खत्म हो गया था। तो जब ऐसा हुआ था तो एक चीज हुई थी कि मैं सिली मिस्टेक बहुत कर गया था मित्र। सिली मिस्टेक बहुत सारी हो गई थी। कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन था, उस टेस्ट में देखा, चलो डायरेक्ट टिक किया। मैंने फिजिक्स में 25-30 क्वेश्चन बिना पेन के टिक कर दिए थे। तो मेरे को लगा ये तो वही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा चेंज था। तो जल्दबाजी, सिली मिस्टेक के कारण कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, और नंबर जो 680-700 के आसपास आने चाहिए थे वो 630 आए। मैं बता रहा हूँ आपको, 200 क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में। हमारे टाइम पे 200 आते थे, उसमें से 180 करने पड़ते थे। ठीक है, उन 200 में से 196 क्वेश्चन मैंने एक बार में, एक राउंड में निकाल दिए थे। मतलब बिल्कुल बिना कुछ सोचे मैंने टिक किए थे। 4 क्वेश्चन सोच के किए थे। ठीक है, तो इस तरह की प्रैक्टिस थी मेरी। बहुत हजारों की संख्या में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे थे। आप भी कर सकते थे अगर पूरे साल इतनी मेहनत करते तो। बट मैं कहूंगा इतना जरूरी नहीं है नीट के सिलेक्शन के लिए इतना सब कुछ करना। बट मैं पागल हो चुका था इस सिलेक्शन के लिए, मुझे बहुत खतरनाक भूख लग चुकी थी इस सिलेक्शन की। तो मैं यही चाहता था कि मैं कुछ भी छोड़ के नहीं जाऊं जो नीट में आ जाए और मुझसे ना बने, इसलिए मैं सब कुछ करके गया था। बट अब मैं तुमको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि इतने कम समय में तुम ये करो। ठीक है, तो मैं कैसे अपना टाइम को मैनेज करता था, देखिए स्लॉट नंबर पहले में आधी बार मैं रिवीजन करता था, आधी बार मैं टेस्ट देता था। ठीक है, मतलब शुरुआत के जो 100 दिन थे उसमें 50 दिन मान लो मैंने रिवीजन किया होगा, और आखिरी के 50 दिन में तो खाली टेस्ट ही दिया है। दूसरे और तीसरे स्लॉट में हमेशा फिक्स था, टेस्ट ही देता था मैं। और चौथा जो स्लॉट था उसमें भी आधी बार टेस्ट देता था और आधी बार वीक टॉपिक को करता था। क्यों सर? क्योंकि मेरे पास इतने वीक टॉपिक थे ही नहीं, मेरे सारे टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में स्ट्रॉन्ग थे। कभी मेरे लिए कोई ऐसा चैप्टर नहीं था या कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो मुझे नहीं आता हो। मुझे हर टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से आता था। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, अगर 100 दिन थे तो उसमें से शुरुआत के 50 दिन जो थे वहां तो मैं दिन में 2 या 3 टेस्ट देता था, और लास्ट के जो 50 दिन थे उसमें मैं दिन के 3 से 4 टेस्ट देता था। तो मेरा एक ही गोल था, मैं टेस्ट देता था, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन पूरे टेस्ट में गलत होते थे, उनका एनालिसिस करता था, उनके ऊपर काम करता था, फिर टेस्ट देता था। तो मेरा शेड्यूल तो यही रहता था। बट मैं तुमको ये सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर तुम्हारे 680 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो मैं तुमको भी यही सजेस्ट करूंगा कि बस पूरे दिन टेस्ट दो, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस क्वेश्चन को पढ़ो, एनसीईआरटी की लाइन में जाके देखो, नोट्स में जाके देखो कि मेरा क्यों गलत हुआ। ठीक है, बाकी पूरे दिन टेस्ट दो, बार बार थ्योरी पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है। और वन ऑफ द मोस्ट चीज जो मैं आखिरी में आपको टिप दूंगा, अगर अब तक आप बने हुए हैं, गोल्डन टिप है कि लास्ट 7 डेज में नीट में कभी भी टेस्ट मत देना, फुल रिवीजन करना, पूरे सिलेबस को अच्छे से अपने नोट्स और एनसीईआरटी से रिवाइज करना। कभी भी आखिरी के 7 दिनों में कभी भी टेस्ट मत देना, इस बात को नोट कर लो। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था दोस्त कि पूरे साल भर 680 से 700 के आसपास नंबर आते थे। मैं बहुत कॉन्फिडेंस था कि एम्स तो बहुत आसानी से मिलेगा, बट नीट के 5-6 दिन पहले, शायद
5-6 दिन पहले मैंने एक बहुत ही हार्ड टेस्ट, टफ टेस्ट दे दिया था, जिसमें मेरा स्कोर सीधा जो ये आता था वहाँ से 570 के आसपास कुछ आ गया था। तो वहाँ से मैं डीमोटिवेट हो गया और फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कोई और टेस्ट अटेम्प्ट करूँ। और फिर मेरा बस यही मन था कि कोई भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए बस। और मेरा डर इतना बढ़ चुका था कि मुझे ऐसा लगने लग गया था कि शायद मेरा सिलेक्शन भी नहीं होगा। जहाँ मैं 7 दिन पहले एम्स के सपने देखा करता था, वहाँ मुझे सिलेक्शन भी मुश्किल लगने लग गया था। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया था और यही रीज़न था कि मैं अंदर से लो फील कर रहा था जब मैं पेपर देने गया। तो मैं नहीं चाहता ऐसा तुम करो। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है नीट के पेपर में। साथ में नीट के पेपर में जितना टाइम दिया गया उसको यूटिलाइज कीजिएगा। अगर आप बहुत बढ़िया विद्यार्थी है, आपके बहुत बढ़िया नंबर आ रहे, कभी भी सिली मिस्टेक कर अपने रैंक को पीछे मत कीजिएगा। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। वीडियो बहुत लंबी हो गई है बट बहुत बेहतरीन, और पूरा सार अगले 100 दिनों में आपको क्या करना है वो इस वीडियो में था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।